हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के दिन विशेष कार्यक्रम में आज है 9 फरवरी और आज बात करेंगे हम अलीनगर की संधि की। तो ये अलीनगर की संधि जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है इतिहास है, एक कहानी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राजनीतिक उत्थान के बारे में बताती है। तो 9 फरवरी 1957 को जो है ये अलीनगर की संधि हुई थी। सॉरी, 9 फरवरी 1757 को ये अलीनगर की संधि हुई थी। तो इसका बैकग्राउंड हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी भूमिका पर, फिर बात करेंगे कि क्या कारण रहे इस संधि के होने के, और फिर आखिर में हम इस संधि का महत्व देखेंगे कि क्या इसका महत्व है। तो भारत में अंग्रेज जब आए तो 1613 में जो है आधिकारिक तौर पर भारत में अंग्रेजों ने व्यापार शुरू किया। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया, जिसमें उस समय के मुगल सम्राट जहांगीर से उन्हें जो है एक शाही फरमान प्राप्त हुआ था। उसके फरमान के प्राप्त करने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया और ये जो है करीब करीब 100 साल तक ये व्यापार करते रहे। उसके बाद जो है एक समय जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय ही भारत में जो है एक राजनीतिक जो है वो शून्यता वो पैदा हो गई और अंग्रेजों ने जो है इसका लाभ उठाने के लिए सोचा। अंग्रेजों ने सोचा कि इस समय जो है कंपनी के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, कंपनी को और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। और अंग्रेजों को इसमें एक फायदा और मिला कि जो फारूक सियार था, मुगल सम्राट फारूक सियार, उसने 1707 में कंपनी को कुछ अधिकार दिए, जिसे हम कंपनी को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो कुछ अधिकार दिए जिसके द्वारा जो है पूर्वी भारत में, यानी बंगाल और इस क्षेत्र में और अवध के क्षेत्र में, बंगाल में, इस सब क्षेत्र में जो है कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति कंपनी को फारूक सियार के द्वारा दे दी गई। अब जब ये अनुमति मिल गई तो कंपनी के अधिकारियों ने, कंपनी ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ लेने के लिए इस सब का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार होने लगा, पैसे का बहुत सारा गबन करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने फायदे के लिए जो है भारतीयों से धन जो है वो छीनने लगे, एक तरह से हड़पने लगे और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। तो जो बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब उस समय मुर्शिद कुली खां, इनको जो है इससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। और जब इनकी नज़र में ये सब मामला आने लगा कि बड़े पैमाने पर जो है कंपनी भ्रष्टाचार कर रही है और इस तरह से जो है, तो मुर्शिद कुली खां और कंपनी के बीच में दरार आ गई। उनके संबंध खराब होने लगे उन अधिकारियों से। और क्योंकि मुर्शिद कुली खां को ये भी पता लगा कि कंपनी के जो व्यापारी हैं, जो वो अपने जो अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, वो निजी व्यापार कर रहे हैं और अपने निजी लाभ के लिए जो है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इससे जो है मुर्शिद कुली खां ने कुछ प्रतिबंध कंपनी पर लगा दिए। अभी हम आएंगे अलीनगर की संधि के बैकग्राउंड तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा जो है पीछे देख रहे हैं। तो 1717 में मुर्शिद कुली खां ने जब जो है क्या किया कि एक फरमान जारी किया और जो कंपनी को जो मुक्त व्यापार की अनुमति जो मिली थी, कंपनी को जो मुक्त व्यापार की अनुमति किसने दी थी? फारूक सियार ने। उस पर रोक लगा दी। कंपनी को जो 48 गांव खरीदने की अनुमति दी गई थी उस पर भी रोक लगा दी गई। और अंग्रेजों को जितने भी विशेषाधिकार जो है दिए जा रहे थे पीछे नवाबों द्वारा और मुगल सम्राटों द्वारा, उन पर भी रोक लगाने का काम जो है किया। अब इससे जो है कंपनी के बीच में और जो है नवाब के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में और ज्यादा जो है तनाव पैदा हो गया। तो इसी समय पर 1755 में सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है और वो वहां नवाब बन जाता है, कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है। तभी सिराजुद्दौला को कुछ समय बाद खबर मिलती है
खास तौर पे फ्रांसीसियों द्वारा सिराजुद्दौला को बताया गया कि अंग्रेजों ने जो है वो कलकत्ता में किलाबंदी शुरू कर दी है, और जिस फोर्ट विलियम के निर्माण और पुनर्निर्माण की बात जो है, फोर्ट विलियम, अंग्रेजों का जो किला था कलकत्ता में वो क्या था, फोर्ट विलियम, तो उसके किलेबंदी की सूचना जो है फ्रांसीसियों द्वारा जो है सिराजुद्दौला को दी जाती है। और सिराजुद्दौला उस समय इस बात को सुनकर के पता आग बबूला हो पड़ते हैं। साथ ही एक और घटना हुई थी, एक और कहानी है जिसमें एक व्यापारी थे कृष्ण वल्लभ, कृष्णदास वल्लभ, राज वल्लभ के बेटे, ठीक है। तो एक कृष्ण वल्लभ जो है, इन पर जो है कुछ भ्रष्टाचार के मामले और कर न चुकाने के, बंगाल के नवाब को कर न देने के मामले चल रहे थे। यानी ये एक तरह से जो है बंगाल के नवाब की नजर में ये अपराधी था। तो इस भारतीय व्यापारी ने फोर्ट विलियम में शरण ले ली। फोर्ट विलियम में उसको शरण मिली। कहां पर शरण मिली? फोर्ट विलियम में, अंग्रेजों द्वारा। और इससे जो है सिराजुद्दौला जो है इस बात से भी काफी नाराज हो गए अंग्रेजों से, और कंपनी को कई बार उन्होंने चेतावनियां भेजी कि वो इस तरह की जो है हरकतें करना बंद करे, पर कंपनी ने उन चीजों को अनसुना कर दिया। तो इसके बाद एक घटना आती है कि सिराज ने जो है, सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर हमला करके कंपनी के कारखाने पर जो है कब्जा कर लिया। कलकत्ता के पास ही जो है, जो जहां फोर्ट विलियम था उसके पास ही एक बाजार था कासिम बाजार, उस पर जो है कब्जा कर लिया गया, और वहां से कंपनी के कारखाने पर कब्जा करके कंपनी को हटा दिया गया। अब नवाब की सेनाओं ने यह भी चेतावनी दी थी कि वो फोर्ट विलियम पर जो है वो हमला करेंगे, कब्जा करेंगे, और तब कंपनी ने सुना नहीं था। तो नवाब की सेनाओं ने 20 जून 1757 को जो है कलकत्ता पर, फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया, और कलकत्ता का नाम उस समय बदल करके अलीनगर धर दिया गया, अलीनगर रखा गया। तो ये जो इस संधि को अलीनगर की संधि बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस समय कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे और हम इस संधि पर पहुंचते हैं। तो नवाब ने यहाँ पर जो है उन अंग्रेजों को हराया जरूर था, पर इस समय नवाब की स्थिति कमजोर थी, आर्थिक रूप से भी कमजोर थी, और नवाब कई परेशानियों से इस समय घिरे हुए थे। आंतरिक विरोधों से भी घिरे हुए थे, इनके मंत्रियों और इनके पारिवारिक कलह, साथ ही ये है जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो है एक तनाव की स्थिति में तो थे ही। और उस समय यानी नवाब जो है भले ही फोर्ट विलियम पर कब्जा कर पाए, भले ही कासिम बाजार में उन्होंने कंपनी के उस पर कब्जा कर लिया कारखाने पर नवाब की स्थिति कमजोर थी। इस संधि के कारण हम देख रहे हैं ये संधि क्यों हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था उस समय। तो अहमद शाह अब्दाली जो कि जो है उत्तर भारत में जो है लगातार हमला कर रहा था, और मराठाओं से इसका युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली की वजह से जो है मुगल जो है लगभग खदेड़ दिए गए भारत से, और मुगलों की स्थिति जो है वो बद से और बदतर हो गई थी। तो अहमद शाह अब्दाली से भी खतरा था बंगाल के नवाबों को, ये अफगानों का खतरा अहमद शाह अब्दाली के लिए भी सामने आ गया, नवाब की स्थिति कमजोर होना। साथ ही इसी समय एक घटना हुई जहां कलकत्ता के पास ही जो है एक बार रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने अचानक से जो है ये बंगाल की सेना पर हमला कर दिया था, और जिसमें बंगाल की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ये बात प्लासी के युद्ध से कुछ समय पहले की है, और हम जो बात कर रहे हैं ये अलीनगर की संधि जो कि फरवरी में हुई, 9 फरवरी 1757 को, उससे कुछ समय पहले की ये घटना है। यानी हम मान सकते हैं कि ये जनवरी में जो है, ये 1757 में तो अलीनगर की संधि होती है, ये जनवरी में ये घटना होती है जहां पर एक छोटे से जो है उसमें जो है नवाब की सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी द्वारा अचानक से किए गए हमले के कारण। तो ये सब कारण थे जिससे अब नवाब को लगने लगा कि इस समय अंग्रेजों के साथ युद्ध करने से बेहतर है
या किसी और हमले में जो है सम्मिलित होने से बेहतर है कि अंग्रेजों के साथ संधि कर ली जाए। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है एक संधि होती है, जिसे क्या बोला जाता है इतिहास में, अलीनगर की संधि। इसे अली नगर की संधि के नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। नवाब इसके लिए राजी नहीं थे, पर उन्हें स्थिति को देखते हुए इस तरह की संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, और ये संधि 9 फरवरी के दिन हुई थी, तो इसीलिए हम इसकी आज दिन विशेष में बात कर रहे हैं। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। संधि के में जितने भी जो प्रतिबंध पीछे मुर्शिद कुली खां द्वारा जो है लगाए गए थे कंपनी पर व्यापार करने को लेकर के, तो वो प्रतिबंध फिर से हटा लिए गए, बहाल कर दिए गए। और जैसे कि फारूक सियार ने जो है उन्हें शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी, वही शुल्क मुक्त व्यापार करने की स्थिति यानी टैक्स फ्री जो है ट्रेड, इसको हम कहते हैं टैक्स फ्री ट्रेड, या टैक्स में कुछ कंसेशन या टैक्स फ्री ट्रेड जो है वो दोबारा से किसको हासिल हो गया, कंपनी को हासिल हो गया। उन्हें किलाबंदी करने की भी अनुमति मिल गई, और साथ ही अपना टकसाल यानी अपने जो सिक्के बनाने की अनुमति भी जो है वो दे दी गई। किसमें? अलीनगर की संधि में। अब ये जो अधिकार दोबारा से कंपनी को मिल गए, ये इनसे कंपनी और मजबूत हो जाएगी। ये एक तरह से जो है शर्मनाक स्थिति थी। किसके लिए? नवाब, बंगाल के नवाब के लिए, सिराजुद्दौला के लिए, और उनको ये संधि करनी पड़ी। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उदय होता है, और वो मजबूत होती हुई हमें दिखाई देती है। प्लासी के युद्ध में ही नहीं, इसमें भी यहाँ पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होता है। और कहीं ना कहीं इसमें बंगाल के नवाब का शासन तो बच गया, पर ये संधि बंगाल के नवाब के अनुकूल नहीं थी। उसके लिए एक शर्मनाक स्थिति पैदा करने वाली थी। ये कंपनी के लिए बहुत अनुकूल थी। ठीक है, अब कंपनी यहाँ से और मजबूत होती चली जाती है दिन प्रतिदिन। तो ये इस संधि को क्यों हमें इसको जानना है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है इतनी इतिहास में, क्योंकि हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि जो है प्लासी की जो युद्ध हुआ, प्लासी की जो लड़ाई हुई 23 जून 1757, तो वहां से अंग्रेजों का शासन जो है वो बंगाल में शुरू होता है, या भारत में जो है अंग्रेज राजनीतिक रूप से जो है शासन शुरू करते हैं। पर उसके पीछे की जो कहानी है, उससे पहले ही वो जो है 9 फरवरी को जो है 1757 को जो संधि करते हैं अलीनगर की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने ही जो है वो चीजों को जो है शुरुआत कर दी थी। और यहाँ इससे समझ करके हम ये भी जान सकते हैं कैसे अंग्रेज जो है वो षड्यंत्र रचते थे, कैसे जो है उन्होंने अपने राजनीतिक विस्तार के बारे में सोचा। तो अब देखो, जब प्रतिबंध लगे थे तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अगर हमें व्यापार को और आगे बढ़ाना है तो हमें राजनीतिक शक्ति भी हासिल करनी होगी। और राजनीतिक शक्ति हासिल की, क्योंकि उस समय मुगल जो है वो कमजोर हो रहे थे, बंगाल में नवाब भी कमजोर हो रहे थे। तो इस चीज को भांपते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि अब व्यापार के लिए और अनुकूल स्थिति पैदा करनी है, तो सत्ता भी कब्जाई जाए। और सत्ता कब्जाने की शुरुआत जो है वो प्लासी के युद्ध से भले ही होती है, पर उससे पहले हमें अलीनगर की संधि में वो सब चीजें दिखती हैं। तो इसीलिए ये संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैंने इसीलिए इसको जो है आपके साथ डिस्कस किया। तो आखिरकार जो है ये आपको सारे बिंदु जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब अंत में जो है इससे जुड़ा एक प्रश्न, तो अलीनगर की संधि जो है ये किस किस के बीच हुई थी? अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस किस के बीच हुई थी? तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरा आपको बताना है कौन था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले कौन थे, ये इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट करके जो है आप अपना उत्तर जरूर बताएं कि इसमें ऑप्शन ए है मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मुर्शिद कुली खां, और ऑप्शन सी है हैदर अली, ऑप्शन डी है मीर कासिम। तो आप अपने उत्तर जरूर दें, इससे आपकी जो है तैयारी बेहतर होगी। और अपने साथियों को भी बताएं कि हमारे चैनल के बारे में शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।